हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब मैं आज लेकर के आया हूं सेकंड क्लास और ये एपिसोड नंबर 20 है। ठीक है ना, ये एपिसोड नंबर आपका 20 है हिंदी का। और उसके बाद पार्ट ये आपका 2 है, साहित्य का पार्ट 2 है। ठीक है ना, हिंदी साहित्य का हम लोग क्लास कल से स्टार्ट कर दिए हैं और हिंदी साहित्य में हम लोग भारतेंदु युग के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, भारतेंदु युग के बारे में हम लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग के बारे में। ठीक, तो द्विवेदी युग आपका कार्यकाल क्या है ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। यानी हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे जो 1900 ईसा से लेकर के 1920 ईसा तक चलता है। ठीक है ना, इसका जो समय काल है 1900 से लेकर के 1920 तक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर दे, ताकि बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हमारे चैनल पर सभी प्रकार के फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको क्लासेस दे रहे हैं, तो आप इतना तो कर सकते हैं उनके लिए कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक कराएं, कमेंट कराएं, ताकि इससे पता चले कि हाँ आप लोग मन से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए चंद पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पैर पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, अपने हौसले को बरकरार रखिए, कभी हार ना मानिए। आप देखते हैं एक छोटी सी चींटी बार बार चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, दीवार पर से चढ़ती है फिर गिरती है चढ़ती है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर जाती है। ये बस यही है कि वह अपने उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर डाली, यानी उद्देश्य में अपने लग गई। चाहे वो गिर रही है लेकिन हार नहीं मान रही है, वो हार नहीं मान रही है। इसी प्रकार आपको हार नहीं मानना है, आप एक न एक दिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। लेकिन जब मन से आप तैयारी करेंगे, मन से पढ़ाई करेंगे, तब उसका एक टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई करिए। ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि रोज थोड़ा मोटिवेशन देता हूं ताकि आपको धीरे धीरे वह प्रगति पर ला सके। ठीक है, एक ही दिन सारा कुछ दे देंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, फटाफट शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आ सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग यानी भारतेंदु युग के बारे में हम लोग पढ़ चुके और अब हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग के बारे में। तो द्विवेदी युग कब से कब तक था? ये 2 दशक तक था। यानी जो द्विवेदी युग था वो 2 दशक तक चला था, यानी सन 1900 ईसा से लेकर के यानी ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक चला था। सन 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक चला था, यह द्विवेदी युग था। क्या था? द्विवेदी युग था और यह 2 दशक तक चला था। कितने दशक तक? 2 दशक। यानी एक दशक में कितने साल होते हैं? एक दशक में कितने साल होते हैं? फटाफट बताइए आप। एक दशक में कितने साल होते हैं? 10 साल होते हैं। कितने साल होते हैं? 10 साल। ठीक है ना, तो 2 दशक में कितने होंगे? 2 दशक में कितने होंगे दोस्तों? 20 साल होंगे। कितने साल होंगे? 20 साल। तो यह 2 दशक तक चला था। देखेंगे 1900 से लेकर के 1920 तक। ठीक है, तो इसे आप जरूर पॉइंट को याद कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना, कि यह द्विवेदी युग जो था वो 2 दशक तक चला था। कब तक? 2 दशक तक जो था वो चला था। कौन चला था? द्विवेदी युग। ठीक है ना, द्विवेदी युग 2 दशक तक चला था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक दशक में 10 साल होते हैं, 2 दशक में 20 साल होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, दिया है द्विवेदी युग 20वीं सदी से पहले 2 दशकों का युग है। ठीक है ना, द्विवेदी युग जो था वो 20वीं सदी से पहले का है। कब का है? 20वीं सदी से पहले का है, जो 2 दशकों का युग का। इसे पूछा गया प्रश्न में कि 2 दशकों का युग किस युग को कहा गया? 2 दशकों का युग किस युग को कहा गया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से अगर द्विवेदी युग दिया है तो आप उसे टिक करके आगे निकल जाएंगे, ओएमआर पर गोला भर करके आगे निकल जाएंगे। यानी द्विवेदी युग को ही हम क्या कहते हैं? 2 दशकों का युग कहते हैं। द्विवेदी युग को ही 2 दशकों का युग कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, प्रश्न बन सकता है। अगला दिया है पॉइंट, इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्व स्वीकृत साहित्य नेता
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इनका नाम द्विवेदी युग रखा गया। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे भारतेंदु युग था, भारतेंदु युग जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा था। ठीक है ना, भारतेंदु युग जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा था। वैसे ही जो द्विवेदी युग है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। यानी जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उस कार्यकाल में, द्विवेदी युग में जिन्होंने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया, उन्हीं के नाम पर पड़ गया। जैसे अब देखेंगे इस कालखंड के, यानी इस कालखंड मतलब द्विवेदी युग के पथ प्रदर्शक, यानी ये द्विवेदी युग के पथ प्रदर्शक हैं, विचारक हैं और सर्व स्वीकृति साहित्य नेता हैं, जिनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया। अब यह प्रश्न आपका एग्जाम में बन सकता है कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? किसके नाम पर पड़ा? कौन सा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? इस बात का ध्यान रखिएगा। द्विवेदी युग किसके? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न में बन सकता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, यानी द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। ठीक है ना, द्विवेदी युग को क्या कहते हैं? जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। यानी जो द्विवेदी युग है इस युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न बनेंगे, इसलिए मैं आपको डीप में पढ़ा रहा हूं। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। प्रश्न बन गया कि द्विवेदी युग को कौन सा काल के नाम से जाना जाता है? तो द्विवेदी युग को आप कह सकते हैं कि जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे द्विवेदी मंडल। अब देखिए जैसे जैसे मंडल आपका भारतेंदु मंडल बना था, क्या भारतेंदु मंडल बना था, तो भारतेंदु मंडल में तो जो भी रचनाएं हुई, जो भी लोग थे वो एक क्राइटेरिया में उस नियम को फॉलो करते थे। लेकिन जो द्विवेदी युग है ये द्विवेदी युग में मंडल था, जैसे भारतेंदु मंडल था वैसे भी द्विवेदी मंडल भी है। तो द्विवेदी मंडल से परे कुछ लोग थे और कुछ लोग द्विवेदी मंडल में रह करके उसके नियम कानून का पालन करते थे। जो कवि द्विवेदी मंडल में थे और उनके नियम कानून का पालन करते थे उन्हें द्विवेदी मंडल के नाम से जाना गया। और जो लोग द्विवेदी मंडल के परे कार्य करते थे, यानी द्विवेदी मंडल का कोई भी नियम कानून को फॉलो नहीं करते थे, वो क्या होते थे? वो आपके होते थे स्वच्छंद की धारा। उन्हें स्वच्छंद की धारा के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए आगे अभी हमको सब कुछ मिलेगा क्योंकि सब कुछ लिख दिए हैं ताकि कुछ ऐसा पॉइंट ना हो जो दिमाग से उतर जाए और आपको पढ़ाया ना जाए। हम आपको कंप्लीट कराएंगे और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो फिर याद आएगा कि सर आपने पढ़ाया था और बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो हमको एग्जाम में मिले थे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सारा आपका एग्जाम में मिलने वाला है क्योंकि मैं एनालिसिस करके पढ़ा रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो अगले सिलेबस में, अगले क्वेश्चन में बन सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो द्विवेदी मंडल के कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी हैं। द्विवेदी मंडल, ये मंडल मतलब होता है कि जिसमें कवि उस क्राइटेरिया में रह करके उसके नियम कानून को फॉलो करते हुए काम करें। ठीक है ना, कोई भी मंडल इसलिए बनाया जाता है कि जो भी यहाँ वर्क करेंगे वो एक क्राइटेरिया में रहकर काम करेंगे, यानी हमारे नियम और कानून के साथ मिल करके काम करेंगे। ठीक है, तो वही है आपका क्या? द्विवेदी मंडल। तो द्विवेदी मंडल में कौन कौन कवि थे? मैथिली शरण गुप्त जी थे, हरिऔध जी थे, ठीक है, सियाराम शरण गुप्त जी थे, सियाराम शरण गुप्त जी थे, उसके बाद नाथूराम शर्मा जी थे, शंकर महावीर शंकर जी, यानी नाथूराम शर्मा को शंकर के नाम से भी जानते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि नाथूराम शर्मा को और किस नाम से जाना जाता है? नाथूराम शर्मा को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा आपका? शंकर, यानी शंकर के नाम से जाना जाता है। नाथूराम शर्मा को शंकर के नाम से जाना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम पर तो यह युग पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम पर यह युग पड़ा और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी इस मंडल में आते हैं। किसमें? द्विवेदी मंडल में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आते हैं। ठीक है ना, तो द्विवेदी मंडल आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ऐसे कल भारतेंदु मंडल हम पढ़ाए थे, वैसे ही आज द्विवेदी मंडल पढ़ा रहे हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे, दिया है द्विवेदी मंडल के बाहर, यानी हमने क्या बताया? दो प्रकार का था, एक द्विवेदी मंडल था और एक द्विवेदी मंडल के बाहर कार्य करते थे। जैसे मान लीजिए आप कोई एक संस्था बनाते हैं, कुछ लोग उस संस्था में काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपके नियम कानून सब कुछ फॉलो करते हैं,
तो वो आपके संस्था के हो गए। लेकिन वही काम कुछ लोग आपके संस्था से बाहर करते हैं, उस संस्था से बाहर करते हैं, वही काम करते हैं जो काम आप कर रहे हैं, तो क्या होगा, संस्था से परे होते हैं, वो आपके संस्था का नियम कानून नहीं मानते हैं, ठीक है ना, वो आपके संस्था का नियम कानून नहीं मानते हैं। जब वो आपके संस्था का नियम कानून नहीं मानते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वे उस संस्था से परे कहलाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि द्विवेदी मंडल के बाहर जो कवि थे, उनके द्विवेदी मंडल का जो नियम कानून का फॉलो नहीं करते थे, उन कवि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है द्विवेदी मंडल के बाहर जिसका नाम क्या था, स्वच्छंदता की धारा, स्वच्छंदता की धारा, यानी जो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे वो स्वच्छंदता की धारा, यानी वो अपने इच्छा अनुसार जो मन करता वो करते थे, वो द्विवेदी मंडल के नियम कानून को फॉलो नहीं करते थे। वो कौन कौन से कवि थे, श्रीधर पाठक, कौन थे, श्रीधर पाठक थे जो द्विवेदी मंडल के कवि नहीं है। मुकुटधर पांडे हैं, मुकुटधर पांडे हैं, ये भी द्विवेदी मंडल कवि नहीं है। लोचन प्रसाद पांडे, ये भी द्विवेदी मंडल के कवि नहीं है। राम नरेश त्रिपाठी, ये भी द्विवेदी मंडल के कवि नहीं है। ये प्रमुख लोग थे, ये प्रमुख लोग थे जो द्विवेदी मंडल के कवि नहीं है, उस नियम को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको द्विवेदी मंडल और स्वच्छंद मंडल के बारे में पूरा पता हो गया होगा, यहाँ किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे द्विवेदी युग की कुछ विशेषताएं हैं उसको ही पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जो द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं। दोस्तों आप लाइक करिए, फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कम से कम हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका तो परिणाम आप दीजिए, लाइक तो कर दीजिए, उससे हम लोग का मनोबल बनता है कि हाँ चलिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो देखिए और सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिले। जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग इस यूट्यूब पर रह सकते हैं, ठीक है ना। जब तक सपोर्ट आपका नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रह नहीं सकते हैं, इसलिए सपोर्ट करिए आप लोग, ठीक है ना। तो द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हैं उन पर हम लोग फोकस करते हैं, देखते हैं। तो द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हो क्या क्या है, जागरण सुधार, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, जागरण सुधार। अब जागरण सुधार में क्या क्या आता है, ये आता है राष्ट्रीय चेतना आता है, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, यानी सामाजिक सुधार में भी योगदान दिया था कौन, आपका द्विवेदी युग, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, सामाजिक चेतना था, क्या था, सामाजिक सुधार था और सामाजिक चेतना। फिर मानवतावादी, मानवतावाद भी इसी में है, इसमें जागरण सुधार में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और सामाजिक चेतना और मानवतावाद भी है इसमें, ठीक है। दूसरा दिया आदर्श परकता, दूसरा क्या है, आदर्श परकता व नीतिमत्ता, ये भी आपका इसी अंतर्गत है। तीसरा नंबर दिया आधुनिकता, आधुनिकता मतलब बहुत सारे ऐसे मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, नए नए चीजों का निर्माण हो रहा है, तो ये आधुनिकता में आ गया, तो ये आधुनिकता है तीसरा। चौथा है समस्या पूर्ति, समस्याओं का निराकरण, क्या समस्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए आप जब कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में दो प्रकार की थिंकिंग बनती है, ठीक है ना, आपके दिमाग में दो प्रकार की थिंकिंग बनती है, एक निगेटिव बनती है, एक पॉजिटिव बनती है। पॉजिटिव कम हावी रहता है लेकिन निगेटिव ज्यादा हावी रहता है। अगर मैं ये काम स्टार्ट करूं तो क्या होगा, पैसा डूबेगा या फिर प्रॉफिट में जाएंगे, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उस समस्या का आप निवारण करते हैं, ठीक है, उस समस्या का आप निवारण करते हैं। तो उसी समस्या के निवारण के लिए बनाया गया क्या, समस्या पूर्ति बनाया गया, क्या बनाया गया, समस्या पूर्ति बनाया गया, ठीक। आगे दिया है पांचवा नंबर प्राकृतिक, यानी प्रकृति चित्रण, प्रकृति में जा करके उसका चित्रण किया गया कि प्रकृति में पेड़ पौधे, यानी हर चीज, पर्यावरण पर भी यहाँ फोकस दिया गया है, पर्यावरण को भी देखा गया है, ठीक है। अगर आगे है 6 नंबर विषय विस्तार, यानी जिस विषय वस्तु पर वो लोग काम कर रहे थे उसका विस्तार हो, जिस विषय वस्तु पर लोग काम कर रहे थे उसका पूर्ण रूप से विस्तार हो। उसके बाद था काव्य रूप, अब काव्य रूप में प्रबंध काव्य, खंड काव्य व मुक्तक कविता, मुक्तक कविता तीनों पर जोर दिया गया, यानी जो आपका क्या है विषय विस्तार क्या था, प्रबंध काव्य था, यानी काव्य रूप में प्रबंध काव्य था, खंड काव्य था व मुक्तक कविता थी। इन तीनों विषय पर विशेष जोर दिया गया है, ठीक है ना, इन तीनों विषय पर विशेष जोर दिया गया है। और स्लाइड के इस अंत में जो पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने 2 नारी प्रधान काव्य, यानी मैथिली शरण गुप्त ने 2 नारी प्रधान काव्य की रचना की है, मैथिली शरण गुप्त ने 2 नारी प्रधान काव्य की रचना की है। पहला आपका साकेत है और दूसरा आपका यशोधरा है, क्या है, यशोधरा, पहला साकेत है और दूसरा क्या है, यशोधरा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा द्विवेदी युग का आज का स्लाइड जो है
कंठस्थ हो गया है। आप इसका नोट बना लीजिए। कॉपी, जब भी हमारे क्लास को अटेंड कीजिए तो एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें, ताकि आपको जो भी पढ़ाया जाए वो नोट डाउन करते जाए, क्योंकि जब नोट डाउन करेंगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। ठीक है, मेरे इस संस्था, इस कोचिंग का यही उद्देश्य है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। ठीक है, तो कब प्राप्ति करेंगे? जब हम जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे आप भी मेहनत कीजिए। हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर हैं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करेंगे तो जाहिर से सफलता मिलेगी। तो सफल प्राप्ति तभी होगी जब दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जो ना समझ में आए वो पूछेंगे, तो फिर आप जल्द ही सफलता प्राप्ति करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग डीप में जाकर पढ़ा रहे हैं आपके लिए, ताकि अच्छे प्रश्न आपको मिले जो एग्जाम में आए। तो दोस्तों, आज मैं इस स्लाइड को यहीं एंड करता हूं स्लाइड को, फिर अगले स्लाइड में देखते हैं कुछ और प्रश्न दिए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं और भी टॉपिक को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है, जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। तो दोस्तों, अपने पैर पर चलना सीखिए, दूसरे के भरोसे कभी भी मत रहिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। जब आप खुद मजबूत होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, दिया हुआ है प्रबंध काव्य, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध काव्य के बारे में, खंड काव्य के बारे में, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में आपको पढ़ाए हैं और जहां पढ़ाकर छोड़े हैं वहीं से पुनः स्टार्ट किए हैं। अब प्रबंध काव्य क्या है, आपको ऐसे पढ़ाकर छोड़ दिए तो स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, खंड काव्य क्या है, पढ़ाकर छोड़ दिए होते, पूरा उसका एग्जाम्पल नहीं दिए होते तो क्लियर नहीं होता। तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूं ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। खंड काव्य क्या होता है, पूछ दिया खंड काव्य, किसी एक खंड काव्य लिखिए, तो कोई एक खंड काव्य आपको पता रहेगा तभी तो लिखेंगे, इसलिए एग्जाम्पल के साथ मैं समझा रहा हूं ताकि किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। ठीक है, तो चलिए खंड काव्य में हमको जो जो पॉइंट है खंड काव्य का और प्रबंध काव्य का, उसे हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ है खंड काव्य यानी प्रबंध काव्य, सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रबंध काव्य है प्रिय प्रवास व वैदेही वनवास। क्या क्या है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। इसे लिखे कौन है, हरिऔध जी लिखे हैं। ठीक है, कौन लिखे हैं, यानी प्रिय प्रवास को और वैदेही वनवास को हरिऔध जी लिखे हैं। साकेत और यशोधरा, साकेत और यशोधरा को मैथिली शरण गुप्त जी लिखे हैं। ठीक है ना, साकेत और यशोधरा को मैथिली शरण गुप्त जी लिखे हैं। उर्मिला को बालकृष्ण शर्मा नवीन जी लिखे हैं, उर्मिला को बालकृष्ण शर्मा नवीन जी लिखे हैं। ये हुआ आपका प्रबंध काव्य, आपको समझ में आ गया होगा प्रबंध काव्य। तो ये है आपका क्या, प्रबंध काव्य। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, खंड काव्य के बारे में पढ़ेंगे। अब खंड काव्य क्या है, यहां हम लोग देखते हैं, दिया है रंग में भंग, रंग में भंग, ये भी आपका खंड काव्य है। पंचवटी, ये भी आपका खंड काव्य है। और जयद्रथ वध, जयद्रथ वध भी आपका खंड काव्य है। किसान भी आपका खंड काव्य। इसके लेखक कौन है, यानी इसके आपका मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। इसे कौन लिखे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी से लिखे। कौन कौन, रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वध, किसान और कौन लिखे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी लिखे हैं। ठीक है, तो प्रबंध है आपको समझ में आ गया हो और खंड काव्य आपको समझ में आ गया। अब हम लोग प्रसिद्ध पंक्तियां लेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ये ऐसी पंक्तियां हैं जो एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट की हुई हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियों को आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, नोट कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए दिया है पहला नंबर, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर, ये समस्या है सभी। ठीक है ना, तो इसे कहां से लिया गया है, भारत भारती नामक पुस्तक से, भारत भारती से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी है। इसे लिखा किसने है, मैथिली शरण गुप्त जी इसे लिखे हैं और ये भारत भारती से लिया गया है। ठीक है, दूसरा है आपका, खरीफ के खेतों में जब सुनसान है, खरीफ के खेतों में जब सुनसान है, रबी के ऊपर किसान का ध्यान है, रबी के ऊपर किसान का ध्यान है। इसे किसने लिखा, इस पंक्ति को श्रीधर पाठक जी लिखे हैं। इस पंक्ति को अगर प्रश्न आपका बनता है कि निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता या लेखक कौन है, तो आप अगर ऑप्शन दिया श्रीधर पाठक, तो श्रीधर पाठक पर टिक लगा करके आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कितना आपको सरल भाषा में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख करके समझा रहे हैं, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है,
तो इसके लेखक कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। उसके बाद देखिए तीसरा में दिया, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, यानी देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इसके लेखक नाथूराम शर्मा है। कौन है इसके लेखक जो है, यानी इसे जिसने लिखा है उसका नाम है नाथूराम शर्मा। कौन सी पंक्ति? देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, नाथूराम शर्मा ने लिखे हैं। और यह पंक्ति आपका किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से टिक करके और आगे बढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर OMR गोला भरना है तो गोला भर लीजिएगा, और CBT पर एग्जाम होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड होता है तो आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ लीजिएगा। 4 नंबर देखिए, हम लोग पंक्ति देखते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। किसने कहा था? महावीर प्रसाद जी ने कहे, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं साहित्य समाज का दर्पण है। क्या है? साहित्य आपके समाज का दर्पण, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहे। अन्न नहीं है वस्त्र नहीं है, अन्न नहीं है वस्त्र नहीं है, रहने का न ठिकाना, कोई नहीं किसी का साथी अपना और बेगाना। इसे कौन लिखे हैं? इसे लिखे हैं राम नरेश त्रिपाठी जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? राम नरेश त्रिपाठी। ये जो भी पंक्तियां मैं आपको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, यह पंक्तियां किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं और वह लेखक के साथ मैं आपको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। एक बार और हम लोग देख लेते हैं, अन्न नहीं है वस्त्र नहीं है, रहने का न ठिकाना, कोई नहीं किसी का साथी अपना और बेगाना। इसके जो लेखक हैं आपके राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। यह पंक्ति अगर एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर लेंगे। ऐसे बहुत सारी पंक्तियां हैं जो आप देखेंगे तो मिलेंगी आपको बुक में, ठीक है। चलिए अगला आपका दिया है 6 नंबर में दिया है, हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त जी कहे हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। इसे किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त जी कहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे मेहनत का परिणाम जरूर दिए होंगे। तो दोस्तों मेहनत का परिणाम आपके हाथ में है, आप मेहनत का परिणाम आपके हाथ में है तो आप परिणाम जरूर दीजिएगा, मेहनत का रिजल्ट जरूर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आता है या किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें सुझाव दीजिएगा, मैं आपको उसी माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। तो कुछ चंद पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, डरने वालों को मिला न ही कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिला न ही कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों हमें मुश्किलों से लड़ना है, हमें डर कर भागना नहीं है, भूमि छोड़कर मैदान छोड़कर नहीं भागना, हमें डटे रहना है, उसका सामना करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना है, ठीक है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सभी कोर्स का प्लेलिस्ट बन चुका है, वहां लिंक भी दिया गया है, आप अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दिया गया है, जहां से आप फॉलो करके और क्विज भी खेल सकते हैं, क्विज भी देख सकते हैं, और वहां नोट्स और PDF प्रोवाइड किए जाते हैं, वहां भी आप इसको ले सकते हैं। तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी चैनल पर सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए हमारे पास बहुत से फैकल्टी मेंबर हैं, सभी लोग आपके लिए नित्य प्रति मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चलिए अगले स्लाइड पर हम कुछ और पॉइंट जो बचे हैं उसे पढ़ करके और द्विवेदी युग को आज खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। एक क्लास में एक युग को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज द्विवेदी युग को खत्म करना है तो एक क्लास द्विवेदी युग के जो रचना है और जो रचनाकार है उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के इसमें दिया हुआ 13 दिया हुआ है, और 13 जो रचनाकार हैं उनकी क्या क्या रचनाएं हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो फटाफट लिंक को शेयर कीजिए, लिंक को फटाफट शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए कुछ आपके लिए प्रेरक पंक्तियां मैं बयां कर रहा हूं, उससे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने अंदर ढालने का प्रयास करिएगा, ठीक है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, न हारूंगा हौसला
उम्र भर ये मैंने ठाना है, किसी से नहीं वादा खुद से वादा किया है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों अपने आप से वादा कीजिए कि मुझे जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम रुकेंगे नहीं, चाहे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आए, मैं रुकेंगे नहीं। समझ में आया? तो रुकना किसी को नहीं है। एक व्यक्ति पहाड़ खोद करके रास्ता बना सकता है, तो क्या आप अपने भविष्य को नहीं बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप कंटिन्यू रेगुलर क्लास को ज्वाइन कीजिए और नोट्स बनाइए, मन से पढ़िए। जो न समझ में आए, आपको तो पूरा सब दे दिए हैं कि आपको समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा पुनः। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। दिया हुआ है द्विवेदी युगीन रचना एवं रचनाकार, यानी द्विवेदी युग के कौन कौन रचनाकार हैं और क्या क्या रचनाएं हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं दिया सबसे पहले पहला नंबर हम लोग देखेंगे नाथूराम शर्मा शंकर, यानी नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ दिया है अनुराग रत्न, सबसे पहले है अनुराग रत्न, उसके बाद दिया है शंकर सरोज, उसके बाद दिया है शंकर सर्वस्व। ठीक है ना? तो ये किसका है? नाथूराम शर्मा शंकर का है। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व है। ठीक है, अब दूसरे के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नंबर दिया है आपको क्या? श्रीधर पाठक, यानी श्रीधर पाठक ये क्या है? आपके रचनाकार हैं। श्रीधर पाठक रचनाकार हैं और इनकी रचनाएं क्या है? वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, बाल विधवा कविता है। ये बाल विधवा आपका कविता है। तो इसके लेखक यानी इसे कौन रचना किए हैं? इसके रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। ठीक है ना? चलिए तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हैं वो कौन कौन सी रचना किए हैं? तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक बार और बता देते हैं आपको, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है ना? द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1920 तक है, यानी 2 दशक तक द्विवेदी युग रहा है। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम आगे बता रहे हैं ये क्या क्या रचनाएं किए हैं। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य मंजूषा, यानी क्या क्या लिखे हैं? ये काव्य मंजूषा लिखे हैं, सुमन लिखे हैं, कान्य कुंज लिखे हैं, अबला विलाप लिखे हैं। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुंज और अबला विलाप लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को जरूर याद कीजिए, नोट डाउन जरूर करते चलिए। अब हम लोग 4 नंबर में पढ़ेंगे किसके बारे में? हरिऔध के बारे में। किसके बारे में? हरिऔध जी क्या लिखे हैं? देखिए प्रिय प्रवास लिखे हैं, पद प्रसून लिखे हैं, चुभदे चौपदे लिखे हैं, चोखे चौपदे लिखे हैं, बोलचाल लिखे हैं, वैदेही वनवास लिखे हैं। यानी ये कौन लिखे हैं? हरिऔध जी। ठीक है ना? हरिऔध जी ये रचनाएं किए हैं। चलिए अगला हम लोग 5 नंबर पढ़ेंगे राय देवी प्रसाद पूर्ण, यानी राय देवी प्रसाद को शॉर्ट में पूर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्ण। तो राय देवी प्रसाद जी क्या लिखे हैं? देखिए स्वदेशी कुंडल लिखे हैं। क्या लिखे हैं? स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग, यानी ये कौन लिखे हैं? राय देवी प्रसाद पूर्ण। इसे आप जरूर याद करिएगा क्योंकि प्रश्न में बन सकता है कि स्वदेशी कुंड के रचनाकार कौन है? स्वदेशी कुंड के रचनाकार कौन है? तो आपका प्रश्न क्या हो? प्रश्न का उत्तर क्या होगा? स्वदेशी कुंड के रचनाकार राय देवी प्रसाद पूर्ण है। ठीक है ना? चलिए 6 नंबर में हम लोग देखेंगे रामचरित उपाध्याय। कौन? रामचरित उपाध्याय क्या लिखे हैं? राष्ट्र भारती लिखे हैं, देवदूत लिखे हैं, देवसभा लिखे हैं, विचित्र लिखे हैं, विचित्र विवाह लिखे हैं। ठीक है, कौन लिखे हैं? रामचरित उपाध्याय राष्ट्र भारती लिखे हैं, देवदूत लिखे हैं, देवसभा लिखे हैं और विचित्र विवाह लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर में दिया है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, यानी गया प्रसाद शुक्ल को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? स्नेही बोलते हैं। अगर प्रश्न में बन जाएगा प्रश्न कि गया प्रसाद शुक्ल को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बोलेंगे स्नेही नाम से जानते हैं। चलिए ये क्या क्या रचना किए हैं? कृषक कृदंत, कृषक कृदंत, प्रेम प्रचीसी, राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल तरंग की रचना किए हैं। कौन? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, 8वां नंबर मैथिली शरण गुप्त को देखते हैं। इसके बारे में तो हम पीछे भी स्लाइड में बताए ही हैं। ठीक है, चलिए रंग में भंग इनकी रचनाएं हैं, जयद्रथ वध है,
पंचवटी है, झंकार है, साकेत है, यशोधरा है और द्वापर है। किसका? मैथिली शरण गुप्त की ये सभी रचनाएं हैं। ये सभी को याद कीजिए। अभी प्रश्न कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए 9 नंबर में देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने क्या लिखा है? मिलन लिखे हैं, पथिक लिखे हैं, स्वप्न लिखे हैं और मानसी लिखे हैं। ठीक है ना? कौन? राम नरेश त्रिपाठी मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी लिखे हैं। 10 नंबर में हम लोग देखेंगे बाल मुकुंद गुप्त, यानी जो बाल मुकुंद गुप्त हैं वो किस किस चीज की रचना की है? वो केवल एक स्फुट कविता लिखे हैं। क्या लिखे हैं? स्फुट कविता लिखे हैं। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। अब 11 नंबर में हम लोग देखेंगे लाला भगवान दीन। ये सभी द्विवेदी युग के कौन है? कवि हैं। ये सभी द्विवेदी युग के रचनाकार हैं और ये सभी रचनाएं हैं। ठीक है ना? चलिए लाला भगवान दीन क्या लिखे हैं? इनको शॉर्ट में दीन नाम से भी जाना जाता है। वीर छत्राड़ी, ये क्या लिखे हैं? वीर छत्राड़ी लिखे हैं, वीर बालक लिखे हैं, वीर पंचरत्न लिखे हैं, पंचरत्न लिखे हैं और नवीन बीन लिखे हैं। ठीक है ना? तो आप चाहेंगे तो इनको याद सकते हैं लाला भगवान दीन को वीर 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 के नाम से, वीर 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 नौ, यानी ऐसे याद करेंगे तो जिसमें वीर आ जाए वो आपका लाला भगवान दीन ने लिखा है। ठीक। चलिए अब 12 नंबर हम लोग देखेंगे लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे ये रचनाकार हैं और क्या रचना किए हैं? प्रवासी रचना किए हैं, मेवाड़ गाथा रचना किए हैं और महानदी की रचना किए हैं। कौन? लोचन प्रसाद पांडे प्रवासी, मेवाड़ गाथा और महानदी के बारे में रचना किए हैं। 13 नंबर हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्या दिया है? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे क्या लिखे हैं? पूजा फूल, क्या? पूजा फूल लिखे हैं मुकुटधर पांडे। और आगे हम लोग देखेंगे लास्ट नंबर 13 नंबर है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जी क्या लिखे हैं? इन्होंने लिखा है पूजा फूल। क्या लिखे हैं? पूजा फूल लिखे हैं, कानन कुसुम लिखे हैं। ये मुकुटधर पांडे लिखे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्लाइड पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं द्विवेदी युग का रचनाकार और रचना जिन्होंने किया है उनके बारे में बताया। तो ये रचनाकार हैं और ये रचनाएं हैं उनकी। ठीक है? क्योंकि इससे प्रश्न, मान लीजिए प्रश्न बन जाए काव्य मंजूषा को के लेखक कौन है, काव्य मंजूषा की रचना किसने किया है, तो आप पढ़े रहेंगे कि कौन किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी किए हैं। तो आप जब पता रहेगा तो आप लिख देंगे। ठीक है ना? ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। मान लीजिए प्रश्न आ गया राष्ट्र भारती। राष्ट्र भारती के लेखक कौन है या रचयिता कौन है राष्ट्र भारती के? तो राष्ट्र भारती रामचरित उपाध्याय जी हैं। ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। या फिर प्रेम पच्चीसी के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है ना? तो जब इसे याद रखेंगे, इसको पढ़ लेंगे कौन इसके लेखक है। अब देखिए यहाँ नाथूराम शर्मा जी हैं, ये आपके रचनाकार हैं। किसके? अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सरवस, इसके रचनाकार हैं। तो ऐसे जब आप याद कर लेंगे, इसका नोट सबसे पहले आप नोट्स जरूर बनाइए। इसका जब नोट्स बना लेंगे आप तो बहुत आसान तरीके से इसे याद कर लेंगे, आपका कंठस्थ भी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे, कहीं और भटकने की आवश्यकता ना हो। ठीक है? तो चलिए आगे कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों हमें संघर्ष करना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कंटिन्यू संघर्ष करना है। आपको किसी भी प्रकार की बाधाएं आए तोड़ ना पाए, ऐसे अपने हौसले को मजबूत रखना है, ताकि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति आप स्वयं करें। हम लोग जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, वो आपको मार्गदर्शन दे रही हैं, आपको समझा रही हैं कि ऐसे इस तरीके से पढ़िए, इस चीज को पढ़िए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप उस तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन करना आपको, प्रैक्टिस सेट भी हम लोग कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व करना है। सब कुछ होगा, आपको जो आप सोचे नहीं होंगे वो सारा चीज हम लोग कंप्लीट कराएंगे। और एग्जाम में जब बैठेंगे तो धन्यवाद तो जरूर निकल जाएगा आपके मन से कि ऐसे कोचिंग क्लासेस से पढ़े हैं जहां हम पढ़े और बहुत सारे प्रश्न वहां से बन गए। ठीक है? तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही तैयारी करा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना?
तो आज आपका द्विवेदी युग पूरा खत्म हो गया। एक क्लास में चाहे वो 30 मिनट की या 35 मिनट की वीडियो हो गई, लेकिन एक ही क्लास में मैंने आज द्विवेदी युग खत्म कर दिया। कल छायावादी युग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। छायावादी युग के बारे में पढ़ेंगे, छायावादी युग के जो रचनाकार हैं और रचना है उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ और ऐसे मूल बिंदु होगी उसके भी बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। तो छायावादी, उसके बाद प्रगतिवादी के बारे में पढ़ लेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग ये साहित्य को अब खत्म करने वाले हैं, ठीक है। कुछ और भी मूल बिंदु होंगी तो अधिकतम 4 से 5 क्लास में आपका साहित्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस का, सभी कोर्स का प्लेलिस्ट बन गया है। अपने इच्छा के अनुसार किसी भी प्लेलिस्ट में इनरोल कर सकते हैं, कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करके वहां से छोटे छोटे क्विज को बीट कर सकते हैं और अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं। साथ में क्विज और पीडीएफ नोट्स वहां प्रोवाइड किए जाते हैं, तो कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं। जब सब कुछ आपको यहीं मिल रहा है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। फुली इंटरटेनमेंट के साथ आपको पढ़ाया जाता है, आपको बोरियत कभी भी महसूस ही नहीं होगा। आप हमारे क्लास को जब भी ज्वाइन करेंगे, हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ाएंगे, कभी भी बोरियत महसूस नहीं होगा। तो इसका किसी प्रकार का दिमाग में अगर आपको प्रश्न बनता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जरूर समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलते हैं इसी टाइम कल